डू यू थिंक कि आजकल जो कॉर्पोरेट इंडिया में लड़कियां काम कर रही है उनका स्वभाव मोर मैस्कुलिनिटी की तरफ जा रहा है? बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू पिक दिस अप फ्रॉम भागवत गीता इज दैट कि कर्म, भक्ति और ज्ञान, 3 योग पे बहुत एम्फोसिस किया गया। अगर आप देखोगे तो ये भी कहा गया है कि विच एवर योग यू डू, इवन कर्म एंड भक्ति लीड्स यू टू ज्ञान। महा का मतलब होता है ग्रेट, काल मतलब समय। द वन हु इज बियॉन्ड टाइम इज महाकाल। ओवर कुक करने से जो फूड की प्राणिक वैल्यू है वो गिर जाती है। स्ट्रेस ईटिंग का जो कल्चर है, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। ये बहुत बढ़ गया है। यू नो, वी आर बिकमिंग टू मैकेनिकल। दैट selfless touch and love to someone can heal that person to great levels. Krisha ji, namaste. Hari Om. Hari Om. And welcome to the LSM podcast. Thank you so much. Very excited to speak to you about so many different subjects which you seem to have a very good grip on. So I'm excited because I think we'll get to go into many nooks and corners. मुझे शुरू करना है तो योगा से. Absolutely. Word yoga is misunderstood, misinterpreted word. तो थोड़ा आप हमें समझा सकते हैं योगा के बारे में? Sure. Yoga, if I go by the word, और या अगर हम उसके मीनिंग की बात करेंगे, it comes from संस्कृत word जिसे हम कहते हैं युज, यानी यूनियन. सो ऑन अ सरफेस लेवल यूनियन हम मानते हैं बॉडी, माइंड और सोल का, टू मेक अ लेमन पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट योगा इज़, राइट. लेकिन अगर हम इसकी क्लासिक डेफिनेशन में जाएंगे तो इसे कहा जाता है पुरुष और प्रकृति का मिलन, यानी शिव और शक्ति का मिलन, यानी आपकी चेतना और प्रकृति, ये 2 चीज़ें जो कि सांख्य योगा में बड़ी खूबसूरती से बताई गई हैं, इन दोनों का मिलन जिसे कहते हैं यूनियन. और ये मिलन कब होता है? जो हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब ये तीनों बैलेंस होती हैं, जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होते हैं, सुषुम्ना से हमारे प्राण फ्लो करते हैं, तो शक्ति जो कि मूलधार चक्र में है, शिवा जो कि हमारे क्राउन चक्र में है, इनका जब मिलन होता है जिसे हम कुंडलिनी भी बोलते हैं, when that energy rises and reaches here to Shiva, that union by the classical text is called yoga. That's basically transcending all the lower chakras and reaching your upper chakras, and constantly being able to operate from upper chakras is basically called a state of union. This union हम कह सकते हैं कि union with the self within. What is the self within is the God, is also called as union with the divine. So yoga is basically connecting to yourself at such a level that you become the knower, that you know it all. Wow. And still there is no ego within your system. So, and if I go by a very basic understanding, जो कि हम आज की रोज़मर्रा जीवन में अगर हम कहें कि योगा क्या है, आप मेरे सामने बैठे हैं और आप अपने पूरे मन से बिना किसी थॉट से डिस्ट्रैक्ट हुए मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप योगा कर रहे हैं. दैट इज़ टू बी एबल टू स्टे अवेयर इन एवरीथिंग यू डू. कि अगर आप एक पानी का ग्लास पी रहे हैं तो 15 थॉट्स आपके माइंड से नहीं गुजर रहे या आपको फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं. तो टू बी एबल टू लिव योर लाइफ विद अवेयरनेस इन एवरी ब्रेथ इज ऑल्सो योगा इन डेली लाइफ. काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया आपने, इतने अलग अलग एंगल से एक्सप्लेनेशन दिया है कि आई डोंट थिंक मैंने पहले ये सुना है इतनी गहराई से. आपने 2-3 चीज़ों पे टच किया, उस पर मुझे और डबल क्लिक करना है. एक तो आपने कहा कुंडलिनी, तो आप कुंडलिनी के बारे में कुछ समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली कुंडलिनी और कैसे हम हमारे अंदर क्रिएट कर सकते हैं कुंडलिनी? श्योर. कुंडलिनी क्रिएट नहीं की जाती, कुंडलिनी इज़ इनसाइड यू, इट्स इन एवरी बीइंग. सो अगर हम एनर्जी लेवल पे बात करें, राइट, तो योगा एंटायरली एनर्जी बेस पे ही बनाया गया है, राइट. अगर आप बात करोगे योगा की तो वो नाड़ीज़ की बात करते हैं, आपके एनर्जी सिस्टम की बात करते हैं, आपको आपकी बॉडी को 5 कोशा में डिवाइड करके बात करते हैं, राइट. तो सिमिलरली कुंडलिनी क्या है? अगर हम कुंडलिनी शक्ति की बात करें, कुंडलिनी इट इज सेड दैट इज़ अ डॉर्मेंट एनर्जी इन एवरी बीइंग. सो एनलाइटेंड बीइंग आर दोज हु हैव अवेकन्ड दैट एनर्जी. It is within us in a coiled form. It rests in your Mooladhara chakra. It is said that when you do practices, yogic practices, and when you get to the pranic level, when the Ida and Pingala are balanced,
the prana start, so a yogi will always manipulate those prana in a manner that it starts flowing from the sushumna. Now if this is the sushumna, this is where kundalini is lying down in a coil. उसको kundalini को हम represent करते हैं coiled snake से, right? That's what we do, because it is said that it is in a form of a coiled snake. It is dormant. तो ये अभी क्या है, अभी आपकी अधोमुखा है, यानी डाउन है. When you do yogic practices, they start climbing up your spine. इसलिए spine को कहते हैं, बहुत important part है आपकी योगिक जर्नी का. First fix your spine कहते हैं ना, सीधे बैठो. There is a reason why, because kundalini energy always awakens and travels up to your sahasrara chakra. So kundalini, when the prana start flowing in sushumna, the dormant energy awakens, and when it awakens, it travels up and meets your ajna and sahasrara chakra. So that is kundalini. It is also basically, अगर मैं simple शब्दों में बात करूँ तो इसके awaken होने से हमारे brain के sleeping center जो है वो जाग जाते हैं. Okay. That's how Sadhguru has that much wisdom. That's how bigger guru has that. They have tantric power, they have psychic powers. They said that the one who has, Hanumanji, so many siddhis, the one who has awakened the kundalini and also awakened the part of the brains which are currently sleeping. So when that happens, you get psychic powers, you unleash many sheets of wisdom within your system. So that's what kundalini is. It's a dormant energy. Through yogic practices, you awaken it. और अगर हमें कुंडलिनी को अवेकन करनी हो तो टिपिकली मतलब आपकी स्टडी के हिसाब से कुछ ऐसा कुछ है कि टाइम फ्रेम इतना लगता है, ऐसी साधना लगती है, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी टू इट, या फिर कि ये प्रोसेस है? There is no predictability, purely not. आपको 4 जीवन भी लग सकते हैं और 4 महीने भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं. देखिए, एक छोटी सी बात है, कुंडलिनी क्या है? एनर्जी है. आपका सिस्टम अगर वो 200 वोल्ट की एनर्जी लेने के लिए रेडी है तो आप अवेकन कर सकते हो. और लेकिन आपका सिस्टम अगर 6 वोल्ट की एनर्जी ले सकता है और आप 200 वोल्ट की एनर्जी को जगाने का प्रयास कर रहे हो, यू आर गोइंग टू कोलैप्स. ऐसा हुआ है. Even my teachers have told that there are people who have gone wrong in this sadhana. They end up being lunatics. They end up being crazy because the body is not ready for such high energy. तो ये बॉडी को रेडी कैसे कर सकते हैं? योग. मतलब हाँ, मतलब उसमें अगर थोड़ा और जा सकते हैं कि एक इफ आई एम हियर एंड मुझे अपने बॉडी को रेडी करना है रिसीव करने के लिए, नॉट स्पेसिफिकली कि मुझे कुंडलिनी अवेकन करनी है, बट मुझे इफ आई थिंक ऑफ माई बॉडी एज अ क्रूसिबल, मुझे मेरे क्रूसिबल को और वाइड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं और अपने आप को एक्सपैंड कर सकूं ताकि मैं अपने आप को सर्व कर सकूं दुनिया के लिए. तो हाउ डू आई strengthen my crucible or awaken my crucible? Absolutely. Very good question, and I think it's one of the most important questions because आजकल the way these practices are marketed, people miss out on the primary level, the basic level, the fundamental level, which is even more important. That's why it's going wrong, right? So Hatha Yoga, as I said, it is designed to prepare your body from 6 volt to 200 volt, right? Shat karmas 6 प्रकार के बनाए गए हैं. Certain type of asanas are designed. Certain type of pranayama practices are designed. So आप क्या करते हो? आप अपनी तीनों बॉडी की लेयर्स को टैप करते हो. पहली लेयर आपका सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सॉरी. पहला होता है स्थूल यानी अन्नमय कोश है, यानी दिस बॉडी, फिजिकल बॉडी, जिसे हम आसन के माध्यम से प्रिपेयर करते हैं. और ये बॉडी किस चीज़ से बनी है? भोजन से बनी है. तो आपको स्पेसिफिक टाइप के भोजन खाने होते हैं, यानी हाई प्राणिक फूड. यू हैव टू curb your senses also. Important, very very important, is a part of your sadhana. When you are not easily distracted, that means your mind is very very strong. It can stabilize, it can concentrate, and it has that willpower, that strength that is required to become a concentrated sadhak. Second is to be able to, body is ready to absorb such kind of energies coming in your system. तो वो कैसे होता है? हठ योगा, अगेन आसन, शतकर्मा, प्राणायाम. जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करते हो जो कि फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, शतकर्मा इज योर क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस, जिसे हम धोती
और आपका नेति, बस्ती, कपालभाति, ये सारी क्रियाएं हैं. देयर आर 6 टाइप ऑफ क्लेंजिंग क्रियाज आई वुड से जो बनाई गई हैं, जिससे आप अपनी बॉडी के सारा मल, सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हो. सबसे पहले टॉक्सिन रिडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इन योगा. अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, दैट सिंपली मीन्स आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं. ब्लॉकेजेस सिंपली मीन्स कि प्राण फ्लो नहीं करेगा, जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी के अंदर वो नहीं बनेगी. सो क्या अनिवार्य है कि आपकी बॉडी में से जितना टॉक्सिन निकाल दिया जाए थ्रू दीज प्रैक्टिसेस, थ्रू आसन, और जितना प्राण का फ्लो बढ़ाया जाए उतना आप रेडी होते हो टू बी एबल टू एब्सॉर्ब सच अमाउंट ऑफ एनर्जीज कमिंग इन योर सिस्टम. और प्राणिक फूड के बारे में अगर हम बात करें तो what are the pranic foods that give you the kind of energy that you need to sustain yourself? Sure. So pranic foods are basically foods that are considered, that have a lot of high vital force. प्राण को अगर हम सिंपल इंग्लिश टर्म में बोलेंगे तो वाइटल एनर्जी होती है. तो ऐसे फूड्स जिसमें वाइटल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट. जो फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी फल सब्जियां हुई, ग्रेन्स हुए, मिलेट्स हुए, फ्रूट्स हुए, जिन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया गया. ओवर कुक करने से जो फूड की प्राणिक वैल्यू है वो गिर जाती है. या फिर अगर इसके अंदर हम बहुत स्टिमुलेंट्स ऐड करते हैं, स्टिमुलेंट्स क्या हो गए, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, हींग हो गया, इस प्रकार के, खूब सारी मिर्ची हो गई, खूब सारा तेल हो गया. तो you have to cut down on all of these stimulants, because these stimulants constantly stimulate your nervous system and take you towards this desire of constantly eating such food. आप देखोगे कभी आप एक किचन के आगे से निकल रहे हो and you really like garlic and that garlic is being cooked in the kitchen. In that moment it enters your nose. Have you ever seen किसी और खाने की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आपकी नाक तक नहीं पहुंच पाती? By the smell of it you get stimulated that now you want to eat it, right? तो ये जो आपको आपके बस से बाहर कर दे चीज़ें, उन्हें हम कहते हैं कि they are comparatively less pranic. Now these foods have medicinal properties as told by Sadhguru ji also in his inner engineering programs. These foods have medicinal properties and they should be eaten as medicines. Good. But if whole day your food is full of such stimulants, then it is going to reduce your prana as opposed to bettering it or increasing it. दूसरी चीज़, ऐसा भोजन जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया गया, यानी हम पैकेज फूड जितना भी आज देखते हैं जिसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग की गई होती है या उसके अंदर केमिकल्स डाले गए होते हैं. मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड लेस प्राणिक फूड और typically they come in almost negative pranic food. उसका रीज़न ये है कि because A, it's a meat, it's a tamasic भोजन. B, when the animal has died. So one of my reels I give an example that if you pluck the fruit, it is away from the source. But is it still alive? It has all the nutrients intact, all the rasa, all the dhatus that you need, all the nutrition intact, everything is there. The food also, when you eat the fruit, it feels alive in your system, rejuvenates your senses, easy to digest. तो एक प्राणिक फूड की एक ये भी डेफिनेशन होती है कि ऐसा भोजन जो आसानी से आपका सिस्टम पचा ले, right? Versus when you eat meat, it takes very long to process that in your system. That's one. B, it is considered as dead food because the vital force from that animal is gone because the animal has died. So in yogic system, it is told to avoid certain foods or such foods if you are doing your sadhana. So that's about prana of the body. Also, I think, there is the focus on soil also, and Sadhguruji is doing the campaign around Save Soil. I met with yesterday very interesting couple of people. बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है हाइड्रोफोनिक्स का, बट एक फुल ऑटोमेशन विथ हाइड्रोफोनिक्स. सो द वे दे एक्सप्लेन द सिस्टम and I saw the system working is that right now why are people trying to build alternative food systems? Number one is because there is increased fertilizer and chemical in the soil. तो वो एक बहुत difficult चीज़ है और हम almost फिर प्राणिक food भी non प्राणिक हो जा रहे हैं as a result. Second is कि ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज अभी जो शहरों और खेतों के बीच में जो अंतर बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज हर एक जगह पे कमर्शलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जा रहा है,
So the amount of time that it takes and the amount of vehicular traffic, etc., that you're seeing, that's the second thing. And third is that the traditional agriculture process is also very, very heavy with respect to water consumption for growing crop. And that is why also Government of India today has done the Mission Millets, which is Yes. trying to move Towards millets. the system from wheat and rice to millets, because it is actually almost half the consumption of water. तो फिर water table भी increase होता है. But इसमें जो hydroponics में जो उन्होंने बहुत interesting automation किया है कि pipes के अंदर पानी के जरिए they are able to grow any green leafy vegetable to the size you want, to the dimension you want, by regulating the amount of sunlight that comes. तो एक optical fibers है जिसके थ्रू वो सनलाइट लेके आते हैं और उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं कि ये प्लांट को इतना सनलाइट, ये प्लांट को इतना सनलाइट, इतना फोकस्ड. तो आप हाइट कंट्रोल कर सकते हो ऑलमोस्ट इन अ प्रेडिक्टेबल वे. अगर आप सैलेड ग्रीन्स देख रहे हो तो वो सैलेड ग्रीन्स की लीफ का साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट थ्रू inner control but by the external stimuli, and using 1/5 the water, doing much more. I think what it was 15,000 square feet mein you can get 1 lakh salad meals out of 15,000 square feet. So जो हम दुनिया बना रहे हैं अभी, ये almost एक बहुत interesting चीज़ है, because this is like if you can use science and technology for good, that is the next level. Next Yes, and level that's in what terms we of- need. I think we need that. We desperately need that nowadays. The way life is going on. Likewise, you go to a doctor, they give you pills, but they also tell you to do yoga and meditation. So we need to join hands in every aspect to, make humanity possible for the years to come and eons to come. What you're mentioning, I recently went to Dubai. तो वहाँ पे मैंने आपका म्यूजियम ऑफ फ्यूचर विजिट करा, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. देयर आर विजुअल्स एंड वीडियोस ऑफ हाउ green leafy vegetables are grown in certain environment through pipes and exposure to sunlight, and they did mention about controlling the size, how much you want to grow, all of that, and almost without using any sort of chemical, any sort of pesticide, because No it's use of required for the soil, right? So if it's in such a controlled manner, there is not going to be. So yes, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि with the amount of pesticides going in soil and the quality of the soil deteriorating, it is understood that the pranic level of the food is also coming down. So both ways we need better practices. I think that's how veganism has also come into the picture, or vegetarianism. It's booming now, taking its place. That's how it should be. So I think both areas we need to work when it comes to animal industry and also even the vegetable industry. Both need improvement. And I come from Haryana, Punjab, so I know the situation of wheat and rice, because that's where the wheat especially is grown. It literally happens like that. You won't believe कि इतना अनाज उगा के, just because certain quantities बनानी है, certain selling rate है, it's literally sitting in the warehouses, एकदम लावारिस, and if it's raining, everything is getting soiled there. Nobody is taking care of it. तो ऐसा हुआ है, हमने देखा है अपनी आंखों के सामने. फूड वेस्टेज भी काफी फूड वेस्टेज बहुत है, क्योंकि वो एक बार में काफ़ी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज फार्मर्स का तो ऐसा है, दे हैव टू सेल अस एट अ सर्टेन क्वांटिटी टू मेक मनी आउट ऑफ इट. सो काफ़ी ज़्यादा खाना जो है वो वेस्ट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट. एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम सच स्टेट्स जहाँ पे प्रिडोमिनेटली काफ़ी ग्रो किया जाता है, सो आई नो द सिचुएशन इज़ pretty bad. So yes, millets are absolutely very, very important. Also part of a high pranic diet. तो हम बात कर रहे हैं फूड की, और आपने समझाया कि गार्लिक फूड या स्वीट फूड इज़ ऑलवेज वेरी टेम्पटिंग. तो हम फूड के टेम्पटेशन से कैसे बच सकते हैं? देखो, बहुत से रीज़न होते हैं कि क्यों हम फूड के प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? मैं आपको दो चीज़ें पैरेलली चलती हैं यहाँ पे, है ना. एक तो बात यह है कि हम, वन रीज़न इज़ स्ट्रेस, कि हम इतना, एक तो स्ट्रेस ईटिंग वाली बात होती है. मोस्टली जो लोग स्ट्रेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड फूड की तरफ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? इसलिए आजकल स्ट्रेस ईटिंग का जो कल्चर है, जो भी ये सिचुएशन है, नॉट अ कल्चर बट रादर आई वुड से दैट इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, ये बहुत बढ़ गया है. आपको कुछ भी फील हो रहा है, आप सर्टन फूड खा लो, आपको अच्छा लगेगा, राइट? सो वन इज़, आपको क्या लगता है कि फूड
डोपामिन रिलीज का एक एक ज़रिया बन गया है फॉर एवरीबडी, बिकॉज वी आर लिविंग सच अ बिजी हेक्टिक, ऑल द टाइम वी आर इन स्ट्रेस, माइंड इज़ ऑलवेज बिजी, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें टेंशन होती है। तो जो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का रिलीज़ है वो बहुत आम बात हो गई आज, जो कि आम बात होनी नहीं चाहिए, राइट। सो क्या होता है कि फूड बिकम्स अ वे ऑफ डोपामिन रिलीज। तो डोपामिन क्या करता है? डोपामिन कोर्टिसोल को कम करता है, राइट। डोपामिन आपको अच्छा फील कराता है। तो अट्रैक्शन फूड की टुवर्ड्स इसलिए होती है, अगर मैं सरफेस लेवल पे बात करूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें वो स्ट्रेस बस्टर महसूस होता है। तो ये एक टेम्पटेशन का बड़ा तो रीजन जस्ट है। ब्रेकअप करते हैं ऑडियंस के लिए। हाँ, जब भी आपका स्ट्रेस ज्यादा इंक्रीज होता है तभी कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, ऑफ कोर्स। और फिर वो कोर्टिसोल को सेटिस्फाई करने के लिए Yes. ऑलमोस्ट Yes. आप फूड ले रहे हो, Yes. क्योंकि उसकी वजह से फिर डोपामिन रिलीज रिलीज होता होगा, है। यस। और फिर क्या हो जाता है? So what happens is, अब डोपामिन क्या होता है ना, डोपामिन इज ऑल्सो एन एडिक्टिव हार्मोन। मैं आपको बताती हूँ। जैसे लेट्स से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली। नाउ इफ द रील गेट्स गुड ट्रैक्शन, शी desperately or he desperately wants that, the moment they'll see, okay, so many likes are coming, there is a dopamine release. Now what happens is, dopamine, constant release of dopamine makes you attach that hormone. क्यों? वो आपको एक छोटी सी विंडो दे देता है to feel good. Now the problem is, we are only feeling good in windows. Every time else we are not actually happy, right? So वो जो छोटी छोटी राइज होता है ना डोपामिन का, जब आपको अच्छा लगता है, तो आप भोजन करते हो, you feel like all your senses are in touch, आपको अच्छा लग रहा है, that becomes an addiction. जो छोटे छोटे डोपामिन रिलीज होते हैं, दैट बिकम्स एन एडिक्शन। वेयरएज अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, व्हाट हैपेंस इज देयर इज सो मच बैलेंस कि एक तो कोर्टिसोल बात बात पे रिलीज नहीं होता, आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा बैलेंस रहता है। क्यों योगिक प्रैक्टिसेस और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के साथ कोर्टिसोल लेवल बार बार रिलीज नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है, देखिए, कि आप बहुत फ्लक्चुएशन महसूस नहीं करते हो इमोशन में। स्ट्रेस, मान लीजिए, आई एक्सपेक्टेड certain thing to happen at a certain time and my happiness is associated with it, कि अगर ये चीज़ इस वक्त में हुई तो ही मैं खुश हूँ, वरना मैं खुश नहीं हूँ, है ना। तो ये जो हमारा माइंड का जो ये टेंडेंसी बन चुका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, इसकी वजह से अगर वो नहीं हो रहा है, वी आर अनहैप्पी इन द नेक्स्ट मोमेंट। सो ह्यूमन इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग बिटवीन वांटिंग टू हैव समथिंग दैट डज नॉट हैपन, you are in stress. If that happens, you are happy. Then again, दूसरी बात क्या होती है कि ये जो इंस्टेंट हैप्पीनेस होती है, जितनी तेज़ी से आपको यहाँ लाती है, उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरा देती है। तो आप इमोशंस का फ्लक्चुएशन देख रहे हो कितना ज़्यादा हो रहा है। वेयरएज अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हो, यू आर नॉट ईजिली स्टिमुलेटेड। क्यों? क्योंकि आपकी जो विजडम है, जो बुद्धि की शक्ति है, वो ओवर पावर करती है। यानी आपको पता है कि मुझे इतना डिसिप्लिन आ जाता है कि इफ आई हैव स्ट्रेस, आई नो आई विल फिक्स इट थ्रू माई ब्रेथ, आई नो आई विल टेक अ ब्रेक, do certain practices, or I will not engage in this argument, right? So mindfulness increase हो जाती है थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। आपको लाइन ड्रॉ करनी आ जाती है कि कहाँ मुझे मेरे सेंसेस को एंगेज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, which lacks if you are not doing mindfulness, right? ये चीज़ ना हमें और जानवरों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करती है, to be able to use our cognitive thinking capabilities in a certain direction and to be able to live like animals. Okay. तो ग्रीशा जी, आपने समझाया कि स्ट्रेस जब भी लाइफ में ज़्यादा हो तो कोर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए मैं ये डोपामिन हिट दे रहा हूँ मेरे फूड से। आपने ऑलमोस्ट ये आंसर कर ही दिया है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली तो हमारा लाइफ सिचुएशन ऐसा है कि हम वो सिचुएशन से उठ के भाग नहीं जा सकते। तो अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ का एक पार्ट है तो वो रहेगा, मतलब शायद उसको आप बेटर नेविगेट कर पाओगे, लेकिन जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो आपके हाथ में नहीं है। तो नॉर्मली तो क्या होता है, क्योंकि आपने शुरू किया स्ट्रेस से, और स्ट्रेस से क्या होता है कि वो हमारे हाथ में होता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे किसी व्यक्ति की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो, और उन्होंने ये योगिक प्रैक्टिसेस और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस भी शुरू की हो,
तो स्पेशल केयर क्या लेना चाहिए उन्हें, मतलब ये बैलेंस करने के लिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. सो आपने कहा कि बाहर की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, दैट्स ट्रू, लेकिन योगा ये सिखाता है कि अंदर की सिचुएशन आपके हाथ में है एंड उससे बाहर की कोई भी चीज़ नहीं बैलेंस कर सकती या बदल सकती. इट इज़ ओनली थ्रू माइंडफुलनेस एंड इंटरनलाइजेशन दैट यू कैन मैनेज द लेवल्स ऑफ फ्लक्चुएशंस विद इन, जिसे हम कहते हैं वृत्तिस. इसलिए योगा को कहा गया है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, यानी जो आपके माइंड में होने वाली फ्लक्चुएशंस हैं, जो आपको बार बार रिपीटेटिव थॉट्स के कारण ये जो इमोशन महसूस होते हैं, उनको निरोध यानी ससेट करने की प्रक्रिया को ही योगा कहा जाता है. दिस इज द सेकेंड सूत्र ऑफ पतंजलि योगा सूत्र that he has beautifully defined in Samadhipada. Now coming back to your question, क्या चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ अभ्यास के और वैराग्य के बैलेंस में चलती है. तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डिटैच कर पाएंगे. डिटैचमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको एक चाय से एडिक्शन है या किसी भोजन से एडिक्शन है जो आपको बार बार स्टिमुलेट करता है, राइट? यू हैव टू, ऐसा नहीं है कि कल आप उठे और आपने कहा कि मैं चाय छोड़ दूंगा और आपका माइंड उसके लिए रेडी. अगर इतना आसान होता तो फिर हम यहाँ ना होते हैं ना. वी हैव नॉट बीन डिस्कसिंग दिस. तो आपको माइंड को वैसे ही ट्रेन करना है जैसे हम एक इन्फेंट को ट्रेन करते हैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, राइट? कंसिडर कि आपका माइंड ऐसा है कि उसको इन्फेंट की तरह ट्रेन करना है. तो अगर चाय नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या ले सकते हैं? मुझे शाम के 5 बजे कुछ मीठा और गर्म पीने का मन करता है. अब वो चाय है या वो ग्रीन टी में मिला हुआ शहद है, ये दो बातें. माइंड को ये नहीं पता है ये चाय है, राइट? ये तो आपको किसी ने बताया है कि ये चाय है पहली बार जब आपने पी थी. माइंड सेंसेस इसको कैसे इंटरप्रेट करिए, सेंसेस करिए. समथिंग स्वीट, समथिंग वार्म एंड समथिंग दैट इज लिटिल बिट ऑफ कैफीन इन योर सिस्टम, राइट? देखो, कैफीन को हमें कम करना है, ये तो है, लेकिन इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या ला सकती हो कि मैं एटलीस्ट माइंड को 2 चीज़ें तो दे दूँ, गरम और हल्का सा मीठा. हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? आई विल टेक अ हर्बल टी एंड ऐड अ बिट ऑफ हनी इन इट. सो रिप्लेस, डोंट गो बाय दिस प्रोसेस ऑफ कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ या कल मैं अपने आप को डिटैच कर लूँगी. इट्स अ प्रोसेस. जब अटैचमेंट एक प्रोसेस है तो डिटैचमेंट भी तो प्रोसेस ही है ना. सो इट्स सिंपल. माइंड को ऑल्टरनेटिव्स दो, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स दो, उसकी हैबिट बनाओ क्लोज टू, जिसको सपोज आपको पिज़्ज़ा खाने की आदत है, ठीक है, लेट्स से आप पिज़्ज़ा एकदम से नहीं छोड़ सकते. अब इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव बनाते हैं, ठीक है. हम चपाती बेस लेते हैं, हम सॉसेस घर पे बना लेते हैं, हम वेजिटेबल डालते हैं. लेट्स पुट पनीर ऑन टॉप ऑफ इट, लेट्स नॉट ऐड चीज़ टू इट. लेट मी मेक इट मोर लाइक पिज़्ज़ा एंड स्टार्ट ईटिंग दैट. आफ्टर अ वाइल यू विल सी माइंड will start liking that food. It's a matter of habit. So कोई भी जो इस प्रोसेस, इस जर्नी से गुजर रहा है, माइंड को और टेंशन मत दो. बी फ्रेंड्स विथ योर माइंड एंड बॉडी एंड लिसन टू इट. As your body and mind goes through this process, both of them, you need to be friends with both of them. And you need to manage the mind, not control it. There is a thin line in that. So manage the mind, not control it. That's what is required. अभ्यास और वैराग्य. Yes. So ये दोनों पैरेलली चलते हैं. अगर आपको वैराग लाना है तो भी आपको अभ्यास करना है, अभ्यास लाना है तो आपको वैराग्य करना है. इन दोनों को पैरेलली चलना ही होगा. अभ्यास है ना तू कौनते और वैराग्य Absolutely. चग्रेहते. Yes. So both of them go parallel to each other, and that's how you achieve balance. और ये जो आपने पहले समझाया था कि चक्र के बारे में, और आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो और ये वैराग्य के बीच में कुछ एक लिंकेज है? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हो नीचे से ऊपर ट्रांसेंड करने का. तो जब आप एक चक्र को छोड़ रहे हो तो अभ्यास तो आपने ऊपर जाने का करा, लेकिन उसे छोड़ने का प्रोसेस क्या है? वैराग्य है, राइट? अगर मैं कहती हूँ कि मैं लेट्स से कॉफ़ी मुझे नहीं पीनी, राइट? तो मैंने कॉफ़ी को छोड़ के कोई एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव लिया, मैं थोड़ा सा हेल्दी साइड शिफ्ट हुई अभ्यास के कारण.
लेकिन मुझे पैरेलली इसको छोड़ना भी पड़ा ना, एक्सेप्ट भी करना पड़ा. सो दैट इज़ वेयर आगे. तो जब हम चक्र के को ट्रांसेंड करने की बात करते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है कि बार बार आप फॉल करते हो अपनी प्रैक्टिस में, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस. जो भी हमारी कॉन्वर्जेसन सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए अगर आप बार बार उस ट्रैप में गिर रहे हो, उस डार्क होल में गिर रहे हो जहाँ से आपने उठने की इतनी अभ्यास की है. क्योंकि बार बार गिरने पर उठने का जो आप प्रयास करते हो, एटलीस्ट यू नो द वे आउट. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. साधना में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं प्रैक्टिस में, वाइल चेंजिंग देमसेल्फ. हम बार बार इस ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? यू आर मेंट टू गो देयर, लुक एट इट ओवर एंड ओवर अगैन, सो दैट यू आर टायर्ड ऑफ गोइंग देयर एनीमोर. एंड नाउ बिकॉज गुड पार्ट इज कि साधना ने आपको एटलीस्ट रास्ता दिखा दिया है. सो अब आपको किसी का हाथ नहीं चाहिए वहाँ से बाहर आने के लिए. यू नो द वे, सो यू नो हाउ आई कैन गेट आउट ऑफ दिस ओवर एंड ओवर. दैट्स द ब्यूटी ऑफ साधना. मेरे पास 2 सवाल है अभी, और मुझे एक्चुअली सोचना पड़ रहा है कि मैं सीक्वेंस कैसे करूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे सवाल है. जो भी आप बात कर रही हो तो बहुत सारे नए नए सवाल काइंड ऑफ प्रोक्रिएट हो रहे हैं आपको सुन के. एक तो एक्चुअली मुझे पूछना है कि आपके अभ्यास की जर्नी में और टूवर्ड्स वैराग्य की जर्नी में, जैसे आपने लिसनर्स को कहा कि एक स्टडी रहो, मतलब यू विल फॉल, गेट अप अगेन. आपकी जर्नी में कुछ ऐसा हुआ था, मतलब बहुत टाइम में, कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आप कुछ करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कंसिस्टेंटली आपका एक फॉल डाउन हुआ, और फिर आप यू आर राइजिंग अप अगेन, एंड देन नाउ फाइनली यू कॉन्कर्ड इट? Yes. So as I mentioned also before, जब हमने बात करा था, जब हम मिले थे, कि I was trying to meditate, right? और मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं मेडिटेशन करूं. Now that is because हमें बता दिया जाता है कि मेडिटेशन करो, लेकिन कोई बैक स्टोरी की बात नहीं करता है कि आपके कौन से गुनाह हैं जो डिस्टर्ब हैं, जो आपको हेल्प करेंगे. आपका कौन सा दोष है जो आपको मेडिटेशन करने से रोक रहा है, या क्या आपका माइंड रेडी है कंसंट्रेशन के लिए या नहीं है. तो ऑनेस्टली काफ़ी कोशिश करती थी लेकिन नहीं हो पाता था, राइट? जैसे सबका प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टेंटली माइंड सोचता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं. कहना बहुत आसान होता है कि उसे क्लाउड्स की तरह जाने दो, बट हम सबको पता है कि ये करना बहुत मुश्किल है. तो जब मैंने उसको स्टडी करना शुरू करा कि मैं क्यों बार बार फेल हो रही हूँ, आई केम टू अ पॉइंट वेयर आई ऑलमोस्ट फेल लाइक आई थिंक आई कांट डू दिस एनी मोर. मैं किसी भी टीचर के पास जाऊँ, वो तो मुझे सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ. आई एम फीलिंग टू अंडरस्टैंड दैट इवन आफ्टर डूइंग माई प्रैक्टिसेस राइट, वेयर एग्जैक्टली एम आई फीलिंग, राइट? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि I felt imbalance in my gunas, I felt imbalance in my doshas. That was the reason कि मेरा माइंड इतना फ्लक्चुएटेड फील करता था. आपको थोड़ा गुनाज और दोषास के बारे में भी एक्सप्लेन करना 3 गुण पड़ेगा. होते हैं, 3 दोष होते हैं. 3 गुण होते हैं, रजस, तमस, सत्व. ये 3 गुण प्रकृति के गुण हैं, राइट? प्रकृति, मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रकृति और चेतना 2 चीज़ें हैं जिनका मिलन हम कहते हैं कि योग होता है. तो चेतना का काम है सिर्फ अनुभव करना, राइट? चेतना सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, प्रकृति अनुभव कराती है. तो प्रकृति मीन्स, प्रकृति को हमने 3 स्टेज में विभाजित किया है, रजस, तमस और सत्व, राइट? तो अगर आप बहुत राजसिक जीवन जी रहे हैं, चाहे आपने काफ़ी सारे स्टिमुलेंट्स छोड़ दिए प्रैक्टिसेस की, लेकिन फिर भी आपके कुछ लाइफस्टाइल मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली रजस में रखती हैं, तो वो होता है इम्बैलेंस इन योर चक्रास. यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली डिज़ायर रखते हैं ग्रोथ की, या पैशन रखते हैं, या हमेशा सोचते रहते हैं, बहुत कंट्रोलिंग है, एंगर आपको बार बार फील होता है, ये कहीं ना कहीं आपकी मेडिटेशन प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन लाएगा ही लाएगा. इसको बैलेंस करना, तमस को बैलेंस करना. तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि योगा कर लो. एज आई सेड, अगर आप ऑलरेडी राजसिक प्रकृति ज़्यादा महसूस करें, गुण ज़्यादा महसूस करें,
और अगर आप स्टिमुलेटिंग योगिक प्रैक्टिसेस करोगे तो आपके लिए मेडिटेशन यानी स्थिरता तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। ये जो एक मिस्टेक है मैंने रियलाइज़ करी ओवर टाइम, जो मैंने की थी, जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रही थी। तो रजस और तमस को बैलेंस करने पर आप सत्वा महसूस करते हो। सत्वा इज अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, राइट। वो मैनेज करने, वहाँ पहुँचने के लिए आपको इन दोनों को बैलेंस करना होता है। सिमिलरली अगर आपका दोष, अगर हम आयुर्वेद का सिस्टम पूरी उसकी जो साइंस है वो 3 दोष पे बेस्ड है, वात पित्त कफ पे। तो अगर आपका वात फॉर एग्जांपल कहा जाता है अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। वात इज़ प्रेडोमिनेटेड बाय वायु, मीन्स एयर इज़ चंचल, सो यू विल कॉन्स्टेंटली बी थिंकिंग। अब ये रजस और वात जो है ना, ये मेरी काफ़ी समय से प्रकृति रही थी। दैट वाज माय लाइफस्टाइल। अब मेरी जॉब, लाइफ सिचुएशन कह लो या लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन ड्रिवन बनाया था। बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज ऑलवेज अ कंट्रोलर इन लाइफ, एंड दैट वॉज हिंडरिंग विद माई मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। तब मैंने ठीक आसन अभ्यास शुरू करे, इसको स्टडी करके प्राणायाम अभ्यास शुरू करे, एंड वेरी ईजिली आई वॉज एबल टू अचीव स्थिरता। कि माइंड फ्लक्चुएट तो होता था लेकिन मैं उसे धारणा में वापस ला पाती थी। आपने वेरी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रखा कि मेरा स्वभाव ज़्यादा मैस्कुलिनिटी की ओर जा रहा था। डू यू थिंक कि आजकल जो कॉर्पोरेट इंडिया में लड़कियां काम कर रही है उनका स्वभाव मोर मैस्कुलिनिटी की तरफ जा रहा है? इज दैट द स्ट्रक्चर? नॉट एवरीबडी, आई विल टेल यू। और खाली कॉर्पोरेट या करियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। आई थिंक आई रिसेंटली पोस्टेड अ रील ऑन दैट। तो इस जो लोग काम नहीं करते उनके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी बिल्टअप हो सकती है और उसके बहुत से रीजंस होते हैं। इट्स ऑल्सो बिकॉज फीमेल्स की अगर हम बात करें, मेल्स में भी ये प्रॉब्लम है और ये जेंडर बाइज नहीं है सिचुएशन। पर क्योंकि आपने फीमेल्स की बात करी है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बट आई वुड लाइक टू से इट्स बोथ द जेंडर्स। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल्स ओवर टाइम ना, फीमेल्स ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में टू अचीव अ सर्टेन स्टेटस इन सोसाइटी, एंड दे हैड टू फाइट। इसमें कोई उन्होंने इतना अपने आप को पुश करा है टू गेन, और इसलिए फेमिनिज्म आया है पिक्चर में कि हमें हमारे हक चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप और इतना कम टाइम फ्रेम में आप देखो, पिछले कुछ थोड़े टाइम में ही फीमेल्स, इनफैक्ट मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ती हूँ लेकिन आप भारत की बात करोगे तो कितना लड़ी हैं फीमेल्स अपनी जगह के लिए। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर भी मुझे नहीं लगता कि उतना दबाया जाता था औरतों को, लेकिन भारत में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें, मिस्टेक्स हुई हैं जहाँ पे फीमेल्स को कहीं ना कहीं दबा दिया करा, तो बहुत वो लड़ी हैं। अब क्या होता है ना, देखिए हर्षल जी, कि जब फीमेल अपना खूब पढ़ के, खूब मेहनत करके, कंपेटिटिव होके अपना करियर बनाती है, शी इज़ फ्लाइंग इन हर करियर, लेकिन उनके पंख पे घर की जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है। अगर मैरिड है तो बच्चों की जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है। सबको उन्हें खुश रखना है, सब बैलेंस उन्हें बना के रखना है। घर गंदा है तो आपकी गलती, बच्चे में प्रॉब्लम है तो आपकी गलती, तो इन लॉज को भी हैप्पी रखना है। फिर अच्छा, फीमेल्स के लिए कितने स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं आप देखो, यू हैव टू लुक सर्टन वे, ये वेट लॉस करो, वैसे लिखो, वैसे रहो, वैसे रहो। सो व्हाट हैपन्स इज फीमेल इज़ कॉन्स्टेंटली ऑलवेज पुश्ड टू एक्सट्रीम इन एवरी सिचुएशन। इतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि आज अगर उनका करियर है, अगर उनकी 9 to 5 जॉब भी है ना, शी इज़ द वन हु इज़ वर्किंग इन द मॉर्निंग, कुकिंग फूड एंड कमिंग बैक एंड स्टिल कुकिंग फूड फॉर एवरीबडी। सो व्हाट हैपन्स इज शी इज़ ऑलवेज इन स्ट्रेस, ऑन टोज, हमेशा टू मेक थिंग्स राइट। एक भी चीज़ गलत हो गई ना तो शी स्टार्ट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फीमेल के का ये स्वभाव है, उनका स्वभाव है। शी इज़ वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी गिविंग, ये फीमेल की प्रकृति है कि शी इज़ वेरी वार्म, वेरी लविंग, जिम्मेदारियाँ उठाना। तो क्या फीमेल ने ये मान लिया है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, एंड शी इज़ पुशिंग हर सेल्फ सो मच। उसके अलावा एक्सटर्नल सिचुएशन बहुत होती हैं, माहौल ख़राब होना, घर का, बाहर का, या लाइफ के जो स्ट्रेस होते हैं। ये तो चलो मैंने रोज़मर्रा की बातें आपको बता दी, लेकिन हर किसी की लाइफ में अलग अलग स्ट्रेस भी होते हैं। अ वुमन, जैसे मेरी लाइफ में जो सिचुएशन था कि माई फादर हैड पास्ड अवे और my siblings were very young, we were very young, and we were left alone literally. So I and my sister took it upon ourselves कि बस हमें ऐसे रहना है कि कोई हमें क्वेश्चन ना करे, and we had to work really hard. So therefore we pushed ourselves to extreme, taking up all the responsibility on our shoulders.
दैट सर्टनली इम्पैक्टेड ग्रेटली माई फेमिनाइन एनर्जी. अब क्या होता है, इतने समय तक आप अपने आप को पुश करते रहते हो, इट बिकम्स योर हैबिट. नाउ योर माइंड इज ट्रेन्ड टू फील सर्टन वे. अब आपको गुस्सा नहीं भी आ रहा है तो आएगा, कहीं जिम्मेदारी नहीं भी लेनी है तो भी आप लोगे. सो दैट्स द इम्बैलेंस इन एनर्जी दैट हैपेंस. And how can a woman today tap more into her feminine energy? Many ways actually. One of the ways is again yoga, because yoga आपको again yoga आपकी बॉडी में बैलेंस लाता है. तो योगा इतनी ब्यूटीफुल, एज आई सेड, ईड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ी इतनी ब्यूटीफुली, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिज़ाइन की गई हैं कि अगर आपके अंदर फेमिनाइन ज़्यादा है तो मैस्कुलिन बैलेंस करेगा, मैस्कुलाइन ज़्यादा है तो फेमिनाइन बैलेंस करेगा. अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने समय की टीचिंग में, मैंने ऑब्जर्व किया है कि फेमिनाइन डिस्टर्ब है मोस्टली सबका, फीमेल्स का. यही मुझे फील होता है ज़्यादातर. क्यों? वो अगेन सेम चीज़ कि बहुत पुश कर रही हैं अपने आप को, एंड ये मोस्टली वही फीमेल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस के अंदर रहती हैं, कॉन्स्टेंटली बैलेंस करने की कोशिश करती रहती हैं. दूसरा क्या है कि एक फीमेल को ना वॉरियर बना दिया है सबने कि तुम अपने वाई इज शी फाइटिंग सो मच, वाई आर यू मेकिंग हर फाइट सो मच फॉर एवरीथिंग. अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, she is fighting so hard to get equal rights as other male colleagues in the offices, right? So why are we making her fight so much? So कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी की इसके अंदर छोटी सी गलती है कि आप औरत को इतना एक्सट्रीम पुश मत करो. बैलेंसिंग की बात करते हैं, योगा इज़ वन ऑफ द वेज. ग्राउंडिंग एंड स्लो डाउन, प्लीज़ स्लो डाउन, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड. इसलिए पीरियड के साइकिल पे योगा में कहा जाता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स यू शुड स्लो डाउन. That is the window that you get to slow down. Please slow down. System is rebooting, right? So जितना आप slow down practices करोगे, mindfulness करोगे, ठीक है. There are certain type of practices in yoga asanas also which activate your feminine energy. Certain type of breathing which activate your feminine energy. दूसरा, जिम्मेदारी थोड़ा सा अपने आप को कम पुश कीजिए. What are the kind of breathing that activates? So जैसे for example अगर हम बात करें तो ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम किया जाता है. एक्सलेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, क्योंकि एक्सलेशन आपको डीप रिलैक्सेशन देती है बॉडी के अंदर, ग्राउंडिंग देती है. बहुत अच्छी बात है. मूलधार चक्र पे आप काम करो, उसको रिलैक्स करो, क्योंकि आप इतना जो एनर्जी फील कर रहे हो वो मूलधार चक्र के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से आपको फील होती है. तो उसको बैलेंस करो, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करो. थोड़ा सा हमेशा रिएक्टिव मोड में मत रहो, उसको कॉन्शियसली थोड़ा सा ठीक करो. ट्राई टू बी मोर फेमिनाइन. फेमिनाइन मीन्स मोर क्रिएटिव. अच्छा, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस करने से इंसान थोड़ा सा फेमिनाइन फील करता है. आर्ट फॉर्म्स, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, these are more conducive to creating feminine energy within you. It's like engaging with your internal feelings, intuitions and creativity. While masculine helps you deal with the external world, feminine is all about going inside meditation. All of these yogic practices are hip opener practices, for example, जिसे कहा जाता है कि बहुत grounding, relaxing practice होती है, वो आप incorporate करो. So these are the way. Slow down. किसी भी aspect में आप थोड़ा सा let go off करो. आपका ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज इतना डीप था कि अभी इवॉल्व हुआ है? एक्चुअली अभी इवॉल्व ओवर टाइम हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि किसी और की बॉडी समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे जीवन में क्या गलत हुआ. जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी चीज़ें गलत हुई हैं, और यही कारण है कि आज मैं कितना भी योगा कर लूँ मैं स्टेबल नहीं हो पा रही. जब तक, तो वही कहते हैं ना कि अगर आप दिन में रोज़ 1 घंटा मैट पर प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अगर आपको इन इम्बैलेंस का ज्ञान नहीं है ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो, टू फाइंड द बैलेंस. इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम योगा करते हैं, बट द सिचुएशन इज़ कि मैट पे जब तक आप हो आपको अच्छा फील हो रहा है, द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ द मैट यू आर इन द सेम जोन अगैन, एंड इफ दैट इज हैपनिंग दैट मीन्स देयर इज लिटिल मिस्टेक इन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही है. अभी एक्चुअली आफ्टर डूइंग दिस एक्सप्लोरेशन मुझे जाके समझ में आया कि महात्मा गांधी जी ने उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ क्यों लिखा. बिकॉज ये सब एक्सपेरिमेंट्स करके फिर वो अपने आप को जान पाए, और अपने आप को जान के फिर उनकी ये जो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने जो लीडरशिप ली वहाँ से ही आई. सो इज़ अ ग्रेट आई मीन ऑफ कोर्स ही इज़ अ वे लीग्स अहेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, बट गिव्स अ वे कि कहाँ देख सकते हो आप. उनकी ना एक बात हमेशा मतलब मेरे
मुझे याद रहती है कि उन्होंने उनका एक कोट ऐसे कहा था कि माई लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल। तो कितनी अच्छी बात है कि आपका जीवन ही, कि आपकी जीवन शैली या आपका जीवन के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे रहे कि एवरीवन इज़ कॉन्स्टेंटली लर्निंग इवन टुडे आफ्टर रीडिंग योर प्रैक्टिसेस। तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से दैट कि अगर आपने उन नुआंसेस को समझा ही नहीं है ना, और प्रैक्टिस करते रहे तो इट्स लाइक कि भक्ति बिना ज्ञान, है ना। जैसे कि बहुत सारे इवन भागवत गीता में भी ये बात, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, कि भक्ति बिना ज्ञान इज लिटरली सुपरस्टिशन। कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप भक्ति क्यों कर रहे हो, आप कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हो, आप शिवा की भक्ति क्यों कर रहे हो, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपने अंदर उतार सकते हो, अगर आपको उसी का ज्ञान नहीं है तो आप बेशक घंटे बजाइए, जोत जलाइए, लेकिन जो भाव आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए वो मुश्किल है। आपको तीनों चाहिए, शास्त्र, साधु, संगा, साधना, एब्सोल्युटली सब कुछ चाहिए आपको, बिकॉज वो एक बैलेंस, हर एक जगह में बैलेंस का एक थीम आ रहा है ना योगा में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ योगा। विद रिस्पेक्ट टू चक्रास, आप थोड़ा चक्रास के बारे में समझा सकते हो कि व्हाट इज दिस होल यू नो दिस फैसिनेशन बिहाइंड चक्रास, और चक्रास फॉर्म कैसे होते हैं, और वही सेक्शंस पे क्यों है चक्रास, जहाँ पे हमारे 7 चक्र है वो वहाँ पे चूज क्यों हुए? Sure. Okay. So choose क्यों हुए, ये तो nobody has designed the human system. It has evolved over time, right? It has grown over time. So it's a process of evolution. Nobody has sat down and designed human system. So अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक बल्ब है लाइट का, राइट, अगर आप देखोगे तो हम 2 तारों को जोड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी बल्ब में लाइट आती है। तो आप एक सिंपल, ये एक लेम एग्जांपल है समझने में कि आपकी बॉडी में वाइटल एनर्जी कैसे दौड़ रही है। कहा जाता है कि हज़ारों नाड़ीज़ है हमारी बॉडी में, अगर आप योगिक सिस्टम को पढ़ोगे, लेकिन उसमें वो सारी नाड़ियों का जो क्लस्टर है, ठीक है, जो आपकी जितनी भी 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो जो क्लस्टर है वो एक जगह पे इंटैंगल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट रन्स अलॉन्ग योर स्पाइन। सो ऑल ऑफ दोज नाड़ीज दे बेसिकली फॉर्म, दे क्रिस क्रॉस करते हैं सर्टन एरियाज में हमारी बॉडी में, जिन्हें हम चक्र बोल देते हैं। चक्र मीन्स क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज़ लाइक अ बॉल ऑफ एनर्जी, जैसे बल्ब चल रहा है वो स्पेसिफिक एरिया में, बाकी जगह ना दौड़ रहा है प्राण। यहाँ पे क्या है कि इतना प्राण का एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो रहा है कि इन एरियाज के अंदर दीज आर कॉल्ड द एनर्जी सेंटर्स, राइट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो देयरफॉर एनर्जी इज़ ऑल्सो, एनर्जी समथिंग, प्रकृति आपके इमोशंस को रेगुलेट करती है। देखिए, मैं खुशी अनुभव कर रही हूँ, मुझे खुशी क्यों हो रही है? प्रकृति मुझे खुशी महसूस करा रही है। प्रकृति ने, सपोज़ मैं एक नेचर में गई, मैं एक गार्डन वैली में गई जहाँ बहुत सारे फूल हैं जिनकी गंध मुझे आ रही है, राइट। इसको तन मात्राएँ बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, तन मात्रा, तो प्रकृति ने क्या किया कि कहा है कि मुझे महसूस करो, महसूस करो। तो मैंने प्रकृति को महसूस करा, इमोशन को महसूस करा, राइट। फिर उसको मैंने प्रोसेस करा है, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, एनर्जी इज़ फेल्ट एट दैट लेवल। एनर्जी इज़ नॉट समथिंग कि हाँ कोई बल्ब जल रहा है, राइट, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल योर माइंड्स विजुअलाइजेशन, right? The energy center is there, but when you meditate upon certain chakra, it's like you illuminate the light further. Coming back to chakra, क्या है? चक्रा होता है जहाँ पे सारी नाड़ीज accumulate करती हैं। और नाड़ीज का मतलब? नाड़ीज मतलब इट्स लाइक कि मैंने आपको बोला ना कि तार है, आपको तार चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। फिजियोलॉजिकली कुछ नहीं। Okay. अगर आप योगिक सिस्टम में पढ़ोगे, नाउ हियर इज द थिंग, दैट्स वेयर साइंस एंड स्लाइट डिफरेंस इन योगिक सिस्टम। साइंस में इफ आई कट यू ऑफ, आई विल नॉट सी एनी ऑफ दीज सटल थिंग्स, राइट, बट देयर आर नाड़ीज दैट आर कैरिंग योर प्राणा इन योर system, right, which are not visible. Can you see the energy without the wire? Or when you see the energy, you see it in a form of a bulb, right, कि लाइट जल गई। बट क्या आप ऐसे एनर्जी देख सकते हो विद योर आइज? नहीं देख सकते, राइट। अगर आप करंट नहीं दौड़ रहा, अगर आप तार को काट दोगे बीच में से, you will say I only see metal, but I don't see the energy, right? बट अगर आपने चलती हुई तार को काटने की कोशिश करी, आपको करंट लगेगा। That's when the energy is only felt, it is not seen. Please understand. This is a simple difference. So nadi are those channels which are taking these prana up and down in your system and the whole body. कहीं कहीं पे ये नाड़ियाँ end होती हैं, पैर के नीचे आपको stimulate करते हैं, तो acupressure point होते हैं, that's where the nadis end.
दीज आर द एंडिंग नाड़ी. सो जेनिटल्स में नाड़ी एंडिंग होती हैं, पैर के नीचे होती हैं, हाथ के अंदर होती हैं, एब्डोमिनल एरियाज के सर्टन एरियाज होते हैं जहाँ नाड़ी का एंड हो रहा होता है, अंत हो रहा होता है, वहाँ पे एक्यूप्रेशर थेरेपी दी जाती है. दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नाड़ी. वेरी इंटरेस्टिंग. और प्राण के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक कनेक्शन आ रहा है प्राणायाम से. सो कैन यू एक्सप्लेन कि प्राण और प्राणायाम में क्या लिंकेज है, और एक्चुअली फर्स्ट व्हाट इज प्राणायाम, व्हाई इज इट सो वेल रिस्पेक्टेड, वेल रिव्यूर्ड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम? सो प्राण, एज आई एक्सप्लेन्ड, इज अ वाइटल एनर्जी फोर्स. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, शायद ये थोड़ा लेम लगेगा लेकिन मुझे पता है समझ आ जाएगा, बहुतों को आया. आप देखते हो छिपकली की पूंछ अगर उसके शरीर से अलग हो जाती है तो वो विगल करती रहती है ना. तो आप देख रहे हो कि शरीर से पूंछ अलग हो गई तो तुरंत अंत हो जाना चाहिए, बट देयर इज अ फोर्स दैट्स कनेक्टिंग बोथ. There is an electromagnetic energy that is passing through the system, and even if the tail is separated, it wiggles for a while. Same goes with the human system. ठीक है, मैं गुरु गोबिंद जी का एग्जाम्पल दूंगी. उनका धड़ कट गया लेकिन फिर भी उन्होंने कितने सारे लोगों को मारा, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति इतनी तेज थी that he did not need his धड़, that means the senses to fight. His प्राण शक्ति was that high, right? That is a yogi. He was a yogi. Right? So that is the power of prana, that you don't necessarily need your external senses to feel that energy or operate in the system. Right? प्राण is the vital force जो आपके शरीर को चला रहा है. जब आपकी मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं प्राण त्याग दिए या प्राण निकल गए. राइट? सो दैट मीन्स द प्राण, द एनर्जी फोर्स इज गॉन फ्रॉम योर सिस्टम. सो अगर वो नहीं है तो दैट मीन्स आपका सिस्टम रन नहीं करेगा. प्राण आयाम, आयाम का मतलब होता है टू रेगुलेट, कि उसकी जो प्राण दौड़ रहा है, हम अपने शरीर को क्या प्रैक्टिसेस करें, ऐसे क्या प्रोसेस करें कि हम उसको यानी उसको रेगुलेट कर पाएँ अपनी बॉडी के अंदर, उसका स्तर जो है वो बढ़ा पाएँ. सो प्राणायाम, रेगुलेशन ऑफ प्राणिक एनर्जी इज प्राणायाम. कई लोग इसको प्राण याम भी बोलते हैं. यम मीन्स टू कंट्रोल होता है और प्राण मीन्स अगेन. तो प्राण आयाम, प्राण यम. हठ योग प्रदीपिका में अगर आप कहोगे तो आयाम पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है और यम पे कम दिया गया है इन द सेंस ऑफ प्राणायाम. तो अगर आप ये देखोगे, सो दैट्स व्हाई व्हेन यू डू द ब्रेथ प्रैक्टिसेस, थ्रू द ब्रेथ इज अ मीडियम. ब्रेथ इज अ मीडियम टू रेगुलेट द. तो ब्रेथ वर्क कुछ नहीं होता है. प्राणायाम इज बेसिकली यू आर यूजिंग योर ब्रेथ टू रेगुलेट द प्राणा इन योर बॉडी. दैट इज वन ऑफ द टूल्स दैट कैरीज द प्राणा. 5 तरीके की प्राण वायुज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो ये जो ब्रेथ है, इट हेल्प्स रेगुलेट दोस वायुज इन द बॉडी. और हाथा योगा, जैसे अलग अलग सिस्टम्स है योगा के भी जी. तो हाथा योगा इज वन सिस्टम. What are some of the other systems? अदर आप अष्टांग योग है, हठ योग है, उसके बाद आप ज्ञान योग हो गया, क्रिया योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ये सारे स्कूल्स हैं. देन आपका पतंजलि जो योग सूत्र है वो अष्टांग योग हो गया. सो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स हियर, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन कौन से स्कूल. एक तो होता है गुरु की लीनिएज, कि अगर आप ऑलरेडी किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं तो वो जो सर्टन प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, यू विल कंटिन्यू ऑब्वियसली टेकिंग फॉरवर्ड दोज प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, इसलिए कहते हैं कि गुरु इज़ अ बेटर पर्सन टू एनालाइज कि आप किस तरीके की प्रैक्टिस इस कंडीशन में, स्टेट ऑफ माइंड में आप कर सकते हो. बेस्ड ऑन दैट यू पिक अप द स्कूल ऑफ योगा. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू पिक दिस अप फ्रॉम भागवत गीता, इज दैट कि कर्म, भक्ति और ज्ञान, 3 योग पे बहुत एम्फोसिस किया गया. अगर आप देखोगे तो ये भी कहा गया है कि विच एवर योग यू डू, even karma and bhakti leads you to gyan. So a lot of importance is given to Gyan school of yoga, that whichever practice you do, it must lead to Gyan yoga. That's most important, because without Gyan everything is in the air. Coming to Gyan, maybe we can get some knowledge on Bhagwan Shiv, because I see that आप एक रुद्राक्ष पहन रही हो और आपका एक, मैंने देखा है कि बहुत अच्छा टैटू भी है. तो उसके बारे में भी अगर आपको ठीक लगे तो बात कर सकते हैं हम. बट पहले भगवान शिव के बारे में बात करते हैं. उनकी पहले तो शायद मैं पूछूं तो उनकी तारीफ कर सकते हैं पहले कि
कि कैसे हम भगवान शिव की अगर हम तारीफ करते बेस्ट तरीके से, तो हम भगवान शिव के बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ टू बी एबल टू डिफाइन हिम राइट एज गॉड, एंड इसलिए मैंने पूछा तारीफ करते हैं, उनको डिफाइन नहीं करते। डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि शायद मैं उस स्तर पे हूँ ही नहीं कि मैं शिव जी की बात इस तरीके से कर पाऊँ, पर मैं क्या फील करती हूँ उनके लिए, मेरा उनके लिए क्या प्यार है, मैं वो आपको प्रकट कर सकती हूँ। पहली चीज़ जो मैंने जब शिव जी को अब ये ना बड़ी मैजिकल सी स्टोरी है मेरी लाइफ में। शिव जी हमेशा शुरू से, एक तो मेरे नाम का मतलब लिटरली थोड़ा क्लोज है उनसे, दूसरा जब ये मुझे रियलाइजेशन, ग्रीशा मीन्स द वन हु रिसाइड्स इन माउंटेन्स, सो आई ऑल्सो फेल्ट दैट देयर इज अ कनेक्शन देयर। गिरीश मीन्स द वन हु स्टेज अप इन द माउंटेन्स, एंड गिरीश इज ऑल्सो द नेम ऑफ शिवा, राइट? सो दैट इज़ देयर, बट ये तो मेरा नाम है, इसकी रियलाइजेशन बाद में आती है। सो आई बेसिकली, सावन का ही महीना था आज से 2-2.5 साल पहले, जब I started feeling something different. In the middle of my self practice, I felt this strong urge of keeping Monday fast, of doing Mahamrityunjay on my own. I had no guru, nobody. मैं शिवलिंग लेके आई, मैंने अपने घर में शिवलिंग रखा, and I started on my own. I started doing these things. So I definitely felt कि कुछ तो है अंदर से, I'm feeling it कि there is something that that he's trying to say to me. And I was someone I was in a state, as I said, too much masculine, in a state कि मैं मंदिर भी as such नहीं जाती थी. I was not doing any spiritual practices. Suddenly this started happening in the middle of the yoga practice that I was doing. पहली चीज़ जो मैं शिव जी की तारीफ़ में कहूँगी, और जो मैंने ओवर टाइम तब से लेके आज तक रियलाइज़ करी, और मैं क्यों उनसे इतना रिलेट कर पाई, कि वो बहुत ही सादे हैं, इतने सरल हैं, इतने सादे हैं, इतने रॉ, और मुझे लगता है कि मैं वैसी हूँ। ना मुझसे झूठ बोला जाता है, ना सच पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, मतलब आई जस्ट स्पीक वट एवर कम्स टू माई माइंड, वन क्वालिटी। एंड ही इज़ लाइक, एक ना बड़ी फ़नी स्टोरी है शिव जी के अराउंड, कि एक बार पार्वती जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी से बात कर रही होती हैं, और वो दोनों कहते हैं पार्वती को कि हम शिव जी से बहुत नाराज़ हैं। तो कहती है कि आप क्यों नाराज़ हो? कहते हैं कि हम लोगों की जीवन शैली लिखते हैं, उनकी कहानी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, और वो भोले बाबा के पास जाते हैं और बाबा जी सब मिटा देते हैं, यानी जो वो मांगते हैं उनको दे देते हैं। सो वन इज़, इफ़ यू सरेंडर टू हिम, इफ़ यू स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, आपके अंदर सेवा का इतना भाव जाग जाता है, यू फील लाइक कि जो है दे दो, because he is like that, and I could feel that energy in me कि Grisha, you are meant to serve, you are meant to serve. That, अगर मैं उनकी तारीफ़ करूं कि वो इतने सादे और इतने भोले हैं कि आप उनसे कुछ भी मांग लो तो वो आपको दे देते हैं. That one thing that I felt the most beautiful, and उनकी साधना करना बिल्कुल कठिन नहीं है, वो सिर्फ सरेंडर कर दो, बोलो महादेव आप देख लो, and he will take care of you. कुछ नहीं है बीच में, कुछ, even if you don't know anything, you will just take his name, महादेव आप देख लेना, I leave it to you. He will, irrespective, आप उनका मंत्र करते हो नहीं करते हो, रुद्राक्ष पहनते हो नहीं पहनते हो, योगा करते हो नहीं करते हो, he will say तथास्तु. One thing, मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आए, I just said, beyond this point, महादेव, I leave it to you. Not even once he failed me. Not even once. So that's his तारीफ from my side, कि इतने भोले, इतने गिविंग, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसी एनर्जी अपने अंदर महसूस करी है पहले. So that's what Shiva for me is. और जो रुद्राक्ष आप पहनती हो, why do you choose to wear it every day? So दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज़, एक तो ये शिव जी को बहुत प्रिय है, जैसे कि धतूरा, बेल पत्र, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत प्रिय हैं. तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि जो इसकी बहुत स्टोरीज़ भी हैं पुराण में, कि शिव के आंसू जहाँ जहाँ गिरे, जब सती जी की मृत्यु हुई थी, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष का पेड़ निकला. तो देयर आर स्टोरीज, बट रुद्राक्ष एज अ सीड इज़ कंसिडर्ड अ वेरी हाईली चार्ज सीड. Right, when you do sadhana, it is said that your vibrations are soaked in Rudraksh very well. So when you wear it,
यू कॉन्स्टेंटली फील दोज वाइब्रेशन, इट स्टे विथ यू. रुद्राक्ष इसलिए शिव जी पूरी उनका रूप पूरा रुद्राक्ष से भरा हुआ होता है, एंड इट इज़ ऑफर्ड एंड टेकन. सो एक तो उनको प्रिय बहुत है अगर आप शिव जी के साधक है. जैसे तो कृष्ण जी के साधक तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे शिव जी के साधक जो भी होते हैं वो रुद्राक्ष. इट्स लाइक अनदर वे मुझे लगता है इट्स टू ऑल्सो रिप्रेजेंट योर लव फॉर गॉड, है ना. तो मुझे लगता है कि हर चीज़ एनर्जी से कॉम्प्लिकेट हमें नहीं करनी चाहिए. कुछ चीज़ें ना हम बिना बात के भी कर सकते हैं, भावना के लिए. और मैं उसमें बहुत बिलीव करती हूँ. जैसे मैं विभूति का तिलक लगाती हूँ, अब एनर्जी वाइज उसके कुछ भी एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन मुझे पता है कि विभूति मेरे शिव को बहुत प्रिय है. तो जो उनको प्रिय है अगर मैंने वो किया तो शायद आई फील मोर कनेक्टेड टू हिम. दैट्स और जैसे क्योंकि कृष्ण भक्त जो होते हैं वो उनकी 2 लाइन और एक तिलक लगाते हैं. इज लाइक आई एम at the Devoted, feet. yes. So I am at your feet. And it's honestly मुझे ऐसा लगता है कि you should feel good about it. कि आप भक्त हो, आप भक्त हो. You have devoted your ego to the God, and it's something that you should feel good about. You should celebrate. You should not be egoistic about it, but you should celebrate. And wearing these things is just a पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन. इट्स लाइक दिवाली पे आप खूब अच्छा तैयार होते हो, वही हम अपने प्रभु के लिए रोज तैयार होते हैं. इट्स लाइक दैट. और ये गाना काफ़ी फेमस है, जय महाकाल जय महाकाल. तो आई डोंट नो अगर लोगों को पता है कि ये जो वो चांट कर रहे हैं जय महाकाल, उसका मतलब क्या है. तो ये महाकाल के बारे में थोड़ा आप समझाएंगी. महाकाल जो है, महाकाली का जो कॉन्सॉर्ट है उनको महाकाल कहा जाता है. आप महाकाली आपको पता है इट्स द फेरोशियस फॉर्म ऑफ देवी. सिमिलरली महाकाल ऑब्वियसली कंसॉर्ट है तो ही इज़ ऑल्सो वेरी फेरोशियस. तो महा का मतलब होता है ग्रेट, काल मतलब समय. The one who's beyond time is Mahakal, the destroyer. The one who's beyond element, beyond time, and the destroyer. So it is the most powerful form of Shiva, right, which is alongside Kali. Kali is also destroyer and Mahakal is also destroyer. So one who worships Mahakal is the one who embodies the will and the power to destroy all the enemies within and out. So that's what Mahakal does. So there are हर प्रभु के ना अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. हर फॉर्म एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है. आपने मेरे टैटू की बात करी. एक डार्क साइड है, ब्लैंक है, भरा हुआ एक साइड से टैटू, और एक साइड से जो है वो विजिबल है. तो ये रुद्र और महेश है, यानी द डार्क साइड ऑफ शिवा, द वन दैट डिस्ट्रॉयज इज द हाफ साइड ऑफ दैट शिवा, एंड द अदर दैट इज लीन इन दैट ट्रांसडेंटल स्टेट ऑफ मेडिटेशन एंड ध्यान. इट इज सेड दैट. सो a human has these 2 states. अगर आप देखोगे, एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरी डिस्ट्रक्टिव. तो इन दोनों एनर्जीज को अगर आप बैलेंस करके चलोगे, जो कि शिव सिखाते हैं आपको, तो यू विल बिकम अ ग्रेट डिवोटी, अ ग्रेट साधक. दैट्स व्हाट इट मीन्स. कि अगर मुझे क्रोध आता है तो शिव जी अपने क्रोध को बड़ा वाइजली यूज़ करते हैं. दैट इज रुद्र रूप. तो जब क्रोध आए तो उसे वाइजली यूज़ करो, और बाकी टाइम पे स्टे इन द अदर हाफ, बी इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन इन एवरीथिंग. क्रोध को हम वाइजली कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इट्स दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. नो इमोशन इज गुड और बैड. फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट माइंड, हर इमोशन सब्जेक्ट टू हम उसे यूज कैसे करें. सपोज कीजिए कि यू हैव अ सन और अ डॉटर, यू आर मैरिड. ओके, लेट्स से आई हैव अ सन. ओके, अब मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार से रखती हूँ, अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ. Kids, because of their राजसिक स्वभाव and the external company, they pick up everything. अगर मेरे बच्चे ने कोई गलत चीज़ पिकअप कर ली जो मैंने उसे प्यार से समझाई, लेकिन उसने नहीं समझी, क्या मुझे अपने क्रोध को सही जगह यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. अगर मैं उससे ज़ोर से बोलूँ, कहूँगी तो मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी, बैठो यहाँ, तो मैं कमरे में बंद करूँगी. मेरे क्रोध ने उसको थोड़ा सा डराया कि मेरी मम्मी मुझे डांट भी सकती है, मुझे गुस्सा भी कर सकती है, और ज़्यादा तंग करूँगा तो मार भी सकती है. लेकिन क्या मैं अपने बच्चे से प्यार कम कर रही हूँ? नहीं कर रही. मैं क्रोध का सही इस्तेमाल कर रही हूँ. बिना बात के क्रोध आना इज़ बैड. उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. हमने स्ट्रेस की बात की थी. स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. कब? जब हम उसे ढंग से यूज़ करें, अपने कंट्रोल में यूज़ करें. आप जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, मसल स्ट्रेस ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? पर हम अपनी मर्ज़ी से उसे स्ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए वो हमें फ़ायदा दे रहा है. लेकिन अगर हम बिना मर्जी के स्ट्रेस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज गोइंग टू कॉज हार्म. ये एक व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है कि स्ट्रेस, एंगर, ये सब चीज़ें अगर आप
आपकी कंट्रोल से यूज़ करो तो वो आपको बिल्ड कर सकती है, और अगर विदाउट कंट्रोल आप उन्हें आने दो तो वो आपको ब्रेक भी कर सकती है. एनीथिंग, बी इट एनी इमोशन. एंड ओशो की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैंने उनके काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी वो कहते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत है और आई लव टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. उन्होंने कहा एक बात हमेशा मेरे पास रही, क्रोध को लेके कहा कि अपने गुस्से को देखो, इससे पहले वो तुम में लीन हो जाए उसे देखो, सामने आता हुआ देखो, और जब सामने आए तो रुक जाओ, उसे देखते रहो. डोंट मिक्स विद इट. You need to watch yourself getting angry. If you watch yourself getting angry, would you like to get that anger again? The problem is we are not watching. We are into it already before we know it's coming. Right? So he says, anger को, गुस्से को देखो. उसको समझो वो कब आ रहा है, क्यों आ रहा है. मैं उससे डिटैच, watch your seer जिसे हम बोलते हैं. Watch yourself as a third person. And that's how anger I've been able to manage by this one statement. Over and over again I've practiced. Beautiful one line. Wow. Changed my life. Changed my देखो. life. देखो, गुस्से को देखो. बड़ी and he is very good with jokes and storytelling. तो वो बड़े अच्छे से, चाहे उनके पॉडकास्ट ले लो, चाहे आप उनकी बुक्स पढ़ लो. Leave aside जो उनकी दूसरी बातें हैं, the way he brings Hinduism down in his words, whatever he says. But हर किसी से आप कुछ ना कुछ सीखते हो. वो एक टाइम था, चलो उनका ऑब्जेक्टिव था. उनको ऐसे बोलना ही पड़ा. Because वहाँ जो practices हो रही थी, he had to go against the grain to be able to shatter. And that was it was his स्वभाव that he was a shatterer. Yeah. So वही मैं कहती हूँ ना कि it's not nothing is good and bad. That's the beauty of everything. Nothing is good and bad. It's how we take it. अगर मेरा मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, मैं कभी कभी मैंने एक महीने में एक बार पिज़्ज़ा खा भी लिया, तो क्या वो मेरे लिए बुरा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है. भाई, your life is supposed to be enjoyed. Yeah. You should enjoy everything in life. Yeah. Am I attached to that pizza? No, that's a problem. That is where the difficulty is, because it's a very thin line between कि तो क्या खराब है to I am suddenly attached. और you know, like you said, इसको देखो, और देखते देखते how that took control over you, it's a very subtle line, and that is why you have to always be at your best regulated self. Absolutely. And it's hard. Yeah, it's not easy. I will not lie. आपको पता भी नहीं चलेगा गुस्सा कब आपके अंदर आ गया, कब आपने रिएक्ट कर दिया. ये तो है कि आप बार उसे देखो. आप करोड़ों बार फेल हो गया. I will not lie here. हम सोशल मीडिया पे पब्लिक बात करें, कोई जादू की छड़ी बनी ही नहीं है जो आप पे कर दी जाए और आपको बदल देगी. आपका क्या भाव है वो आपको बदलेगा. That's all that matters at the end of the day. And I also want to ask you about भगवान शिव, कि अगर मुझे भगवान शिव को और अच्छे तरीके से जानना हो तो कौन सी बुक्स को मुझे पढ़ना चाहिए, कौन से सूत्र को मुझे पढ़ना चाहिए? So अगर आपको देखो, दो तरीके होते हैं. जो भगवान शिव के गण हैं, ठीक है, जो गणाज हैं, राइट, बड़ी अमेजिंग सी स्टोरीज हैं. जो गणाज है ना, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा भगवान के बारे में. वो तो बस उनके दीवाने हैं, उनके डिवोटी हैं कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, बस. हमें पूरी दुनिया ने रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ आवर डिफॉर्म शेप. दैट्स द ब्यूटी ऑफ शिवा. शिवा एक्सेप्ट्स एवरीवन एंड एज इट इज, राइट. देयर इज वन थिंग दैट सेड दैट कि कृष्ण जी को माखन चढ़े और शिव जी को चढ़े कच्चा दूध. देयर इज़ अ डिफरेंस. कृष्ण जी आपको मोल्ड करते हैं, आपकी विजडम को चर्न करते हैं, शाइन करते हैं, तो वैसे उनको माखन दिया जाता है भोग में, और शिव जी को दिया जाता है दूध, बिकॉज ही विल एक्सेप्ट यू. ही विल एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट्स कमिंग हिज वे. दैट्स हाउ ही इज. सो एक तो होता है डिवोशन, सरेंडर, कि आप कहो कि प्रभु आप मुझे ज्ञान दो, मैं साधना करूँगा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, मुझे आपको महसूस करना है. दैट्स वन. सेकेंड, अगर आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है, उनके बारे में पढ़ना है, तो शिव पुराण है, और बुक्स हैं. अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी है. इस तरीके की बुक्स है जो काफ़ी ज़्यादा उनके एम्फेसिस करती है, उनके बारे में बात करती है. तो शिव पुराण इज़ वन ऑफ दोज बुक्स विच आर डिफ़िकल्ट टू रीड, बट इट टेल्स एवरीथिंग अबाउट हिम, हिज लाइफ, हिज बेसिकली जो भी उनके रूप रहे हैं, जो भी उनके कर्म रहे हैं, जो भी उनकी टीचिंग्स रही हैं,
वो सारी शिव पुराण के अंदर कवर होती हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हो, अगर ट्रू ऑथेंटिक सोर्स अगर आपको पढ़ना है तो शिव पुराण पढ़ो, दैट वुड बी। आपने पढ़ी है? आई बीन रीडिंग, बट एक बात है पुराणों के बारे में, एक बार में पढ़ के आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जैसे भगवत गीता को आपको बार बार सुनना होता है, एक एक चैप्टर को बार बार पढ़ती हूँ मैं, बार बार सुनती हूँ, और पढ़ने के बाद पॉडकास्ट भी सुनती हूँ दूसरे टीचर्स के कि सबका पर्सपेक्टिव क्या है। सो आई एम रीडिंग सो फार। एक चीज़ जो उसके अंदर मुझे शिव पुराण में बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने लिखी है, मुझे बहुत कनेक्शन फील होता है। ये बहुत सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि ध्यान के बिना कोई तीर्थ नहीं होता, ध्यान के बिना कोई यज्ञ नहीं होता, और ध्यान के बिना कोई तप नहीं होता। ये 3 बड़ी ब्यूटीफुल बातें उसके अंदर लिखी हैं, जो मुझे लगता है कि मोस्ट रेलिवेंट है। कि अगर आपका ध्यान ही नहीं है तो तीर्थ किस काम का, यज्ञ किस काम का, तप किस काम का। अगर आप ध्यान से उसे नहीं कर पा रहे हो या आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट। So yes, there are many wonderful stories of Shiva and Sati. Then Parvati ji comes into picture. All of that is in the Shiv Puran. And when we chant Om Namah Shivaya, what are we chanting? Om Namah Shivaya. Basically, we have 5 dhatus, right? Namah Shivaya. So every letter here represents one element. There are 5 dhatus, 5 elements in nature that we basically, that has formed everything, is the mool part of Prakriti. So when we are chanting Om Namah Shivaya, Namah Shivaya is basically you are balancing all the 5 dhatus in your body. That's why it is also called one of the very powerful mantras. So you just chant with the objective of balancing these within your system, and so the Shiva will come to you. Also, many of my teachers have said that ki once you are devoted so well to the deity, the knowledge of mantra, the right way of chanting comes to you, even without you listening to it anywhere or doing it anywhere. If you are that devoted, it will come to you. Otherwise, everyone needs a guru. So that's that. Okay, now we have spoken about one mantra, so I'm going to go to a few other mantras. You spoke also about Mahamrutyunjay mantra. तो जब भी हम महामृत्युंजय मंत्र चांट कर रहे हैं तो क्या फीलिंग इवोक कर रहे हैं हम? So you are invoking the feeling of detachment. ठीक है, इसका बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है कि महामृत्युंजय कहता है कि जिस प्रकार जब एक खीरा लेट्स से पक जाता है तो अपने आप टहनी छोड़ देता है ना, बिना किसी एफर्ट के। इतनी एफर्टलेसली जब मेरा कार्य पूरा हो जाए तो मुझे मुक्ति दे देना प्रभु। इसीलिए जब डेथ नियर होती है या समवन इज़ ऑन द डेथ बेड तो महामृत्युंजय चैंट काफ़ी किया जाता है। इट इज़ रिकमेंडेड कि उस समय पे आप महामृत्युंजय करो, सो दैट the person can detach from the Maya and move into the next realm of life. So Mahamrityunjay is asking for detachment every single day in your life. What is the next realm of life? Now that's a very tricky question, to be honest. Next realm of life can be, so once you are dead, it is, अब मैं आपको सांख्य फिलॉसफी की बात करते हैं तो कहते हैं कि चेतना अनेक हैं लेकिन प्रकृति एक है, right? So once you finish this birth, you basically are in a sort of a cooling period, right? After that, based on your past karma, your soul or your chetna will now move into the next body. The prakriti का खेल again start होगा, again बुद्धि form होगी based on चेतना क्या है। जैसे आप चेतना की बात करो, एक डॉग की एक कैट से चेतना अलग है, आपकी चेतना मुझसे अलग है, इनकी चेतना इनसे अलग है। एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैज़ चेतना। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर हम एक डॉग को लेट्स से रोज़ खाना दें तो वो आपको भगवान मान लेगा, लेकिन अगर आप एक कैट को रोज़ खाना दोगे तो वो अपने आप को भगवान मान लेगी। ये एक थोड़ा सा चेतना का फ़र्क है कैट और डॉग के बीच में। इसी प्रकार से बहुत सारी चेतनाएं होती हैं। सो बेस्ड ऑन योर चेतना कि आपने कितनी अपनी वो चेतना बिल्ड करी, कैसा आपके कार्य रहे, कैसा आपका जीवन रहा, it is a concept of punarjanam, right? We can go on supporting the fact that science also says that once you die, everything dies. That's perfectly okay, right? There's no doubt in that. There is a possibility of that also. As someone who's wanting to learn should be open to both the things, right? The other, according to our Sanatana Dharma, you move on to the next, body, and you finish your karma there. Again, you take birth. Again, you take birth. But it is said that if you reach nirvana or moksha in one birth,
you basically you go beyond this cycle of birth and death. It's a very deep thing, but that's what it is. In our Sanatana Dharma, they say that the next realm is your next birth. Okay. Based on your karma. Now I have 2 more mantras I want to touch on because we are on the path of mantras. So next mantra I'm thinking about is Gayatri mantra. So when we are chanting that, what is it that we are invoking or feeling? So Gayatri mantra is a very powerful mantra, is also associated with sun. It is said that the Gayatri mantra basically जितने भी syllables और sounds उसके अंदर हैं वो आपकी body के different energy centers को tap करते हैं, right? It is meant to have increase your concentration power, meant to have it gives you a lot of wisdom, invokes the wisdom within you. So Gayatri mantra is basically it brings a lot of wisdom within you. Gayatri sadhana और Gayatri mantra chanting जो होती है बहुत closely associated है. It is said that कि Gayatri चैंटिंग और साधना हमें प्रॉपरली सीख के करनी चाहिए इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अ सर्टन पर्पस. नॉर्मली आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हो, बट अगर आप इसको साधना के पर्पस इससे कर रहे हो तो कहते हैं कि गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए, गायत्री साधना अंडर गुरु करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्रा, वेरी पावरफुल मंत्रा. अगर आप इसका एक साइंटिफिक इसके ऊपर स्टडी की गई थी जिसमें स्ट्रक्चर बनाया गया बॉडी का और बताया गया कि कौन कौन सी साउंड कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को चैनल्स को टैप करती है. Every sound taps in certain part of the area and it's a very beautiful, powerful mantra that activates you within. इसलिए concentration इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है and it is taught in every school at a very preliminary level. आप देखोगे बच्चों को सबसे पहला मंत्र ही गायत्री मंत्र सिखाया जाता है because it's a mantra of wisdom. And every child who's growing needs that wisdom in life, needs that jnana in life, right? So that's what Gayatri mantra is chanted for. But Gayatri sadhana is entirely different. There are many rules to it. You have to chant it certain way, certain time. All of that is entirely different. And normally when I am studying scripture, we end with the mantra Purnamada. Purnamidam. So I thought it's a good way to end this discussion and ask you the significance of Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. So it comes from Isha Upanishad. आई फील दैट कि ये बहुत ही खूबसूरत मंत्र है, बहुत ही खूबसूरत मंत्र है. अगर आप इसका मीनिंग समझोगे तो ईशा उपनिषद में ना होलनेस की बात बड़ी ब्यूटीफुली कही गई है. तो कहते हैं कि पूर्णमदा पूर्णमिदम यानी दिस इज़ होल, दैट इज़ होल, राइट. पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते यानी ये भी होल है वो भी होल है, उस होल से ये होल निकला है, राइट. WHO उस पूर्णता से ये पूर्णता निकली है. अगर हम उस पूर्णता से ये पूर्णता ले भी लें तो पूर्णता ही रहती है. कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हमारे जीवन में इनसिग्निफिकेंट नहीं है. एवरीथिंग हैज़ कम फ्रॉम अ बिगर चेतना, फ्रॉम अ बिगर सोर्स. सो एनी पार्ट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इट, ना तो वहाँ कुछ कम होता है ना ही ये पार्ट होने के बावजूद कम है. Even if we are a part of, let's say, a divine power, the divine power is whole even after giving parts like that or us becoming a part out of that Chetna, and we as a part of that divine power still is that whole that divine power is. So nothing, हम कहते हैं ना कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई कहते हैं कि सेम सोर्स से निकला है. So you should treat everyone same as if nothing is insignificant. सब significant है. बहुत ही एक मैंने आई थिंक इस मंत्र के ऊपर एक रील भी बनाई थी एंड आई गिव एन एग्जाम्पल कि गंगा का पानी अगर उसकी नदी में बह रहा है या आपके घर में रखा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा. वहाँ भी वो उतना ही शुद्ध है और आपके घर के रखे कमंडल में भी वो उतना ही शुद्ध है. ये बहुत सिंपल एग्जांपल है इसको समझने का कि इवन इफ़ यू हैव कलेक्टेड द वाटर एंड उस पानी को उस नदी से अलग कर लिया है तो गंगा अभी भी इस हाथों में उस कमंडल में उतनी ही पवित्र है जितनी कि उस नदी के अंदर है. दैट्स व्हाट दिस मंत्र सेज. तो कहते हैं कि जो भी आप एंड करो पुराण का या अपनी साधना का तो ये मंत्र आप ज़रूर चैंट करो, क्योंकि ये आपको एक एक्सपीरियंस देता है कि मेरे अंदर किसी प्रकार की ईगो नहीं है, मेरे से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है. एवरीवन इज एट द सेम लेवल बिकॉज ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम दैट सेम सोर्स. दैट्स व्हाट इट इज. ओके, आई एम फीलिंग लाइक इस टाइम में मैंने कितना सीखा है आपसे. और
अलग अलग डायरेक्शन में हम लेके गए कॉन्वर्सेशन, और एक्चुअली मुझे तो बहुत बहुत सीखने को मिला. सो थैंक यू वेरी वेरी मच. और what's beautiful is that actually, true to your name, you have like a mountain of wisdom inside you, and it's beautiful to watch and listen actually. So I know that the people who work with you, go to the workshops, have the opportunity to seek guidance under you. I'm sure that it would be, it would be great to just learn, and how selflessly you're giving, and your Instagram. I'm just very very grateful कि हमें ये अवसर मिला आपसे बात करने का और ये सब सीखने का, and we look forward to be connected and associated with you. और जो specifically आपने divine feminine के बारे में बात की, I think उसके बारे में बहुत कम बात होती है. ये जो masculine feminine के बारे में बात की, women को कैसे treat कर सके और women का role क्या हो सके, आई थिंक उसमें बहुत चर्चा बाकी है. अभी सरफेस लेवल जो बातें हो रही है वो वेस्टर्नाइज सरफेस लेवल बातें हो रही है, और जो आपने आज एक थोड़ा सा रूप दिया है उसको, और आई एम श्योर कि आप करती रहोगी. तो आई होप कि ऑल द गर्ल्स हु आर फॉलोइंग यू आल्सो, दे लुक अप टू जस्ट सीक एंड लर्न एंड देन फाइंड देयर वेरियस फॉर्म्स थ्रू लिसनिंग टू यू. Yes, thank you so much. Thank you so much for having me here. Honestly, I really had a wonderful time talking to someone, and it is rightly said that कि अगर सवाल सही हो तो जवाब मिल जाते हैं. तो I think it's also a great thanks to you that you asked the right question at the right time. So, it can be shared. Two things about feminine energy, I would say that even men are suffering. Men need to also incorporate that big time. I think more than females. Females की body तो फिर भी क्योंकि प्रकृति उनकी feminine energy पे based होती है तो वो bounce back कर लेती हैं. लेकिन men nowadays are really struggling hard. So yes, at some point in time we also look forward to touching upon that topic, and इसलिए हम male wellness patch भी रखते हैं, focusing on helping men deal through. And you won't imagine क्या क्या बातें हमें वो share करते हैं. What they go through is a lot that I can't even go on and share about it. And I hope that Shiva finds a way to, pray through their bodies. Second thing, thank you so much for being so kind. Every time you said you, referring to me, I want to say that you is not me and can never be. There is no wisdom, no knowledge that I hold, to be honest. I think it is always our gurus and, Mahadev's grace that he is somehow finding a way to operate through us. So I would like to say that there is no way that I can ever take it. Dev Pitru Rishi. Yes. So it would not be ethical at my part to take this, appreciation, because all of that belongs to... but I am just serving my, yeah. So it's all him. It will always be him, and there's no other way that human can think that they have that wisdom. If it's coming from him. So Har Har Mahadev. Yeah, Har Har Mahadev. It would be very interesting actually to continue the discussion at some other time, to go into, some of the lessons from the workshops, because you are also seeing people so closely. So, without revealing who they are or how they are, I think आपके पास वो एक true essence है humans का, कि वो actually suffer क्यों कर रहे हैं, कैसे suffer कर रहे हैं, और उनके challenges exactly क्या है. So that is also going to be very interesting. I would love to, because अगर हम बात नहीं करेंगे तो लोग रिलेट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि ये pressing issues हैं आजकल, और बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं. Like we've seen people losing themselves in workshop by just एक छोटी सी बात कहूँगी, what is truly missing nowadays, और हमें realize हुआ है after working with so many humans, there is nobody who is tapping your back like this, just touching a hand of love on your head. The moment you do that to anyone, they just break. So I just want to say that it is missing in today's world. We are becoming too mechanical, that selfless touch and love to someone can heal that person to great levels. So thank you so much for having me here. Thank you so much. Har Har Mahadev. Thank you. Let's chant the Purnamada mantra once together. Yes. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasheshate.
ओम शांति शांति शांति।